हेलो नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज थंबनेल देख के आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है। आप सभी को पता है, डेट भी जारी कर दिया गया है। कौन सा डेट पर कौन सा एग्जाम है, सब कुछ अच्छे से आप लोग को पता है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम जो है एसएसटी पूरा कंप्लीट एक एक वीडियो में एक लेक्चर जो है कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर, मतलब आप कह सकते हैं कि एक वीडियो में एक चैप्टर हम फिनिश करेंगे। पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर जियोग्राफी, फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। तो ताकि एक वीडियो में वन शॉट रिवीजन रहेगा आपका। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे थोड़ा डिटेल में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, पर आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और मैं जो भी परीक्षा पिछले प्रीवियस ईयर में जो भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उन पर आपको बताते हुए चलूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको इस चैप्टर से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो हमारा सेशन है। तो हमारा पहला जो चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहले हम इसमें कुछ चीजों को बता दें, फिर हम इस फिगर क्या दिया गया है उस पर हम जो है चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एक जो दिया गया आपका कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, नाम क्या था उनका, फ्रेडरिक सारिन। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में बन सकता है आपका। इन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा था जो उनके लिए जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिला था। थोड़ा सा डिटेल वीडियो रहेगा, लेकिन पूरी तरह आपने कभी भी इस चैप्टर को एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले जनतांत्रिक मतलब जहां पर जनता का एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जहां पर शासन किसका होना चाहिए, जनता का होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक गणतंत्र मतलब क्या है, एक सामाजिक किसको कहेंगे, समाज के हिसाब से वहां चीजें होनी चाहिए। जैसे समाज, अब एक तरीके से समाजवाद भी यहाँ पे आप कह सकते हैं। समाजवाद क्या होता है, जहां पर सामाजिक विचारधारा को मान्यता दिया जाए। अगर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी अगर वाद शब्द लग जाता है, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर वाद लग जाता है तो वाद का मतलब होता है विचारधारा। वहां पर उस व्यक्ति का या उस चीज के बारे में आप अपनी जो है विचारधारा क्या दे रहे हैं, तो वो लास्ट में क्या लग जाता है, वजह समाजवाद है। तो समाज के बारे में जो आपकी विचारधारा है वो समाजवाद होगा। तो बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो जो फ्रेडरिक सारियो था, उन्होंने जो है 1848 में जो है एक जो है 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाया था, जिन्होंने संसार रचा था। एक श्रृंखला बनाई थी जिन्होंने उसका नाम क्या दिया था, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। उस चित्र में, ये चित्र जो है आपके सामने है, चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक महिला है, मसाल लिए हुए खड़ी है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे, थोड़ा सा चित्र क्लियर कम है। यहाँ पर हाथ में देखिए मसाल लिए खड़ी हुई महिला। यहाँ पर जो है हाथ में एक चार्टर है। चार्टर मतलब क्या होता है कि मतलब एक तरीके से जो नियम कानून है आप, हमारा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो संविधान का एक किताब है। उसी के हिसाब से सारे नियम कानून बनते हैं, उसी हिसाब से पूरा अपना देश चलता है। तो ये चार्टर, उस समय चार्टर थे क्योंकि देश कोई आजाद था नहीं, और उस समय जो है बहुत कम ही देशों में जो है आपके गणतंत्र था, सभी जगह राजतंत्र था। तो ये चार्टर था। चार्टर मतलब क्या था, एक तरीके से नियम या आदेश का एक संग्रह रहता था जो लोगों पर जो है लागू होता था। तो इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया कि एक महिला जो है एक स्वतंत्रता की एक प्रतीक लिए मसाल लिए हुए खड़ी हैं। और यहाँ पर जितने भी देश वाले और सब लोग, देश वाले जो जा रहे हैं यहाँ से गुजर रहे हैं, और वो आजाद होते हुए चले जा रहे हैं। मतलब एक जो है कल्पनाशील दुनिया का जो है चित्र के माध्यम से कल्पनाशील, क्योंकि उस समय ऐसा पॉसिबल था नहीं, केवल एक कल्पना बनाया था कि हाँ ऐसा जो है अपना देश या अपना जो समाज है ऐसा हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे जो राजशाही मतलब जो राजतंत्र में वाली जो वस्तुएं हैं यहाँ पर देखिए सब फेंकी गई हैं। आप थोड़ा सा देख सकते हो, आप अपने आपके पास बुक होगी, बुक में देखिएगा तो यहाँ पे जो राजशाही शब्द चीजें होती हैं वो सब चीजें यहाँ पर क्या की गई हैं, फेंकी गई हैं। इन सब चित्रों के माध्यम से वो जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन, फ्रेडरिक सारियो। आगे जो है बाकी जो चीज मैं आपको इस ऐसा पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का चैनल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जितने भी यूपी बोर्ड का और तमाम जितने भी बोर्ड्स हैं उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं पीडीएफ बना के डाल देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है उसका डाल देता हूँ, कोई टॉपिक रहता है तो उसको डाल देता हूँ। तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन करना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया है निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद में तो क्या हो जाएगा, अब हमने बताया किसी भी शब्द में अगर वाद लग जाएगा तो वाद मतलब जो है उसकी विचारधारा। तो निरंकुश मतलब क्या होता है, निरंकुश क्या होता है, एक होता है अंकुश। अंकुश मतलब जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो, या फिर वो अधिकार तो नहीं कह सकते, आप अंकुश से कहिए। जैसे आप किसी व्यक्ति के फाउंडेशन में हो, अंदर हो, तो उस पर आप अंकुश है। जैसे हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वहां पर हर एक व्यक्ति मतलब जो भी है उसकी जवाबदेही रहती है। ऐसे अगर आप
जो है सरकार में आ जाएंगे तो हर सरकार जो है किसी न किसी व्यक्ति को जवाबदेही के रूप में, तो हम जिसको प्रतिनिधि चुनते हैं तो प्रतिनिधि हमारा किसी न किसी के पीछे जो है क्या है, जवाबदेही उसकी रहती है, उस पर अंकुश है, किसका, संविधान का अंकुश है, तो वो संविधान के दायरे में रह करके किसी चीज करता है। लेकिन जहां पर निरंकुश हो गया है, निरंकुश मतलब जिस ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी का भी अंकुश ना हो, जिस पर किसी व्यक्ति का अंकुश ना हो, और निरंकुशवाद मतलब हो जाएगा एक ऐसे व्यक्ति जिस पर किसी का अंकुश ना हो और उसका जो विचारधारा रहेगा वह निरंकुशवाद हो जाएगा। देखिए क्या लिखा गया है इसमें, ऐसी सरकार या शासन जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, वो किसी व्यक्ति के अंदर रहकर काम नहीं करेगा, उसका जो मन करेगा वही करेगा वो। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। एक प्रश्न एक नंबर में आ सकता है आपका, हालांकि कभी आया नहीं है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित है और दमनकारी सरकारें होती हैं। और एक चीज इसमें आ गया है कल्पनादर्श। कल्पनादर्श होता है जिसको क्या है, यूटोपिया भी कहा गया है, क्योंकि जो यूटोपिया जो शब्द है ये किसने बनाया है, फ्रेडरिक सारियो ने जो अपना कल्पनादर्श बनाया है। एक कल्पना, एक मतलब उसी को यूटोपिया नाम दिया है, मतलब ऐसा केवल विचार रखा है कि ऐसा समाज होना चाहिए। तो अब जो ये फ्रेडरिक सारियो ने बनाया है वो एक ऐसे समाज की कल्पना की है जो इतना आदर्श है, मतलब इतनी ज्यादा उसमें आदर्शता दिखाई गई, इतना आइडियलिटी दिखाया गया है कि उसका साकार होना जो है लगभग क्या है, असंभव होता है। उस समय की स्थिति ऐसी थी, उन्होंने इस चित्र के माध्यम से इतना आदर्शवाद जो है विचारधारा को चित्र के माध्यम से दिखाया है कि जो उस समय वो लगभग साकार होना क्या था, असंभव था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, इसमें जो है आप क्या रखें, क्या याद करना है आपको, 1848, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, जो फ्रांसीसी कलाकार थे उनका नाम क्या था, फ्रेडरिक सारियो था। उन्होंने कब अपना जो है 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई थी, 1848 बनाया था। बाकी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, निरंकुशवाद क्या होता है इसको आप याद रखिएगा, और कल्पनादर्श क्या होता है इसको याद रखिएगा। इतना चीज याद कर लेंगे आपके लिए एकदम परफेक्ट चीजें हो जाएंगी। और मैं आपको वैसे बहुत सारी चीजें क्या होती है, एनसीईआरटी क्या होता है कि बहुत डिटेल में रहता है, उसमें एक एक शब्द का बड़ा ही महत्व होता है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। मैं आपको पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे आपने ये पेज पढ़ा है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। जैसे हमने क्या पढ़ा, एक ये हमारा एक पेज है, तो अब इस पेज में आपको कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, तो आप इस पेज को क्या करना है कि एकदम पूरा डिटेल में पहले पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको प्रश्न बनाने हैं। इसमें से आपको पहले तो पढ़ के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद जो है जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे या कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको आप यहाँ पे खाली जगह बचा है, खाली जगह बचा है, आप यहाँ पर लिख लीजिए खाली जगह पे। इस खाली जगह पे जो बचा हुआ है यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्न के माध्यम से। ऊपर कुछ जगह बनता है, यहाँ बगल बगल में जगह बचा हुआ है, यहाँ बगल में जगह बचा हुआ, तो इन खाली जगह में आप प्रश्न बनाना सीखिए। क्योंकि आप अगर किसी भी टॉपिक से प्रश्न बनाना सीख गए तो आप एकदम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, और दोबारा जब रिवीजन करना होगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप वही प्रश्न को देख लेंगे तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा। तो जब दोबारा आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा इस पूरे पेज को पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने जो प्रश्न बनाया है सिर्फ उसी प्रश्न से आप पूरा चैप्टर आपका मतलब एक पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो अंडरलाइन किए रहेंगे उसको आप रिवाइज कर लेंगे। जैसे इसमें आप कैसे करेंगे, जैसे आपको यही बताया मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना होगा कि आप जैसे बता सकते हैं, इसमें प्रश्न बना सकते हैं 1848 में फ्रांसीसी कलाकार जो फ्रेडरिक सारियो थे, तो आप यहाँ पे एक प्रश्न बना सकते हैं कि 1848 में कौन सा ऐसा फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, तो आपको नाम याद हो जाएगा फ्रेडरिक सारियो। तो उससे उत्तर निकल कर आप पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इतना कर लेंगे तो आप यहाँ तक जो है पूरा समझ जाएंगे। आगे जो है आपको यहाँ पे लिख लेना निरंकुशवाद क्या है, यहाँ पे आपने एक नया टॉपिक दिया गया, अलग से दिया गया। और जान लीजिए एनसीईआरटी जो प्रश्न बनाता है ये जो अलग अलग से दिए थे डू यू नो करके देता है, और जो अलग अलग से जो है देता है उससे प्रश्न बनता है। इसलिए इन सब चीजों पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा, आप जो है नोट्स के सहारे मत रहिए, आप बुक पढ़िए। अब बुक से जितना ज्यादा आप बुक पढ़ेंगे उतना ज्यादा आगे क्लियरिटी बनती है। तो आप अब अगला जो प्रश्न बना लेंगे आप निरंकुशवाद क्या होता है, यदि भी प्रश्न दोबारा नहीं पढ़ना, जब तो दिन भर पढ़े रहेंगे ना, तो निरंकुशवाद क्या होता है आप उसको रिमाइंड करेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर कल्पनादर्श यूटोपिया क्या होता है ये भी आप जब वहां लिख लेंगे प्रश्न के रूप में वो भी आपको याद हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं कुछ याद करने के। आप इससे क्या करते हैं, आप एनसीईआरटी को दोबारा डिटेल में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, तो आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, बाकी यहाँ पे निरंकुशवाद है, आगे जो चीजें था मैंने आपको जो है इसके माध्यम से आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं अगले
पेज पे। तो अगले पेज में यहाँ पे दिया गया जो है अगले और एक, अभी हमने फ्रेडरिक सारियो के बारे में पढ़ा, वो भी क्या है फ्रांसीसी दार्शनिक है। उसके बाद अर्नस्ट रेनर करके जो है ये भी एक फ्रांसीसी के दार्शनिक है। इन्होंने आपने जो है बताया है कि राष्ट्र क्या होता है। आपके हिसाब से राष्ट्रवाद क्या होता है? जैसे एक राष्ट्र मतलब तो है देशी हो गया, राष्ट्र मतलब क्या हो गया एक देश। अगर इसी में क्या हो जाएगा राष्ट्रवाद हो जाएगा, तो राष्ट्रवाद मतलब क्या हो जाएगा राष्ट्र के जो लोग होंगे उनका विचारधारा। और राष्ट्रवाद अगर किसी व्यक्ति में राष्ट्रवाद जो है जागृत हो गया है तो समझिएगा राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का उस देश के प्रति उसका लगाव कितना है, प्रेम कितना है, वो आप अपना जो है आत्मसमर्पण वो अपने देश के प्रति कर पा रहा है, वही आपका क्या है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम। आप अगर सिंपल एक लाइन में बताना चाहें राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है वही हमारा क्या राष्ट्रवाद कहलाता है। हम सभी अपने देश भारत से बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, आप भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको भी अपने देश से क्या है प्रेम है, लगाव है, अफेक्शन है, तो आप भी एक राष्ट्रवादी कहे जाएंगे। तो अर्नस्ट रेनर ने क्या कहा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो इन्होंने 1823 मतलब पैदा हुए हैं 92 तक रहे हुए हैं, तो 1822 में इन्होंने सोरबोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया कि राष्ट्र होता क्या है। तो बाद में यह व्याख्यान में निबंध के रूप में भी छापा गया जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। बाद में जो व्याख्यान दिया इन्होंने यूनिवर्सिटी में उसका एक जो है व्याख्यान भी छपा था वो पेपर में, जिसका शीर्षक क्या था राष्ट्र क्या है। उसके बाद जो है इस संबंध में रेनन अथवा लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र जो होता है समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। मतलब उस समय जो लोग थे उनका मानना था कि किसी भी देश का निर्माण, जानते हैं क्लास 9th में आपने नेपोलियन के बारे में पढ़ा होगा, सॉरी हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, नेपोलियन के बारे में तो अभी हम जस्ट पढ़ेंगे। हिटलर के बारे में पढ़ा, हिटलर कितना जो है एक निरंकुशवादी था, एक जो है टेक्टोनिक पर्सनालिटी का था, वो तानाशाह जिसको कह सकते हैं आप। तो वो क्या करता था, उसका सोच यही था कि सिर्फ जर्मन भाषी लोग यहीं रहेंगे, केवल जर्मन के लोग यहीं पर रहेंगे, लूले लंगड़े अंधे गरीब आदमी हर तरह के व्यक्ति को हटा दिया था अपने समाज में। और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अपने समाज को क्या करना, दूर दूर तक फैलाना। जितना ही ज्यादा उसका मानना था, उसके दिमाग में था कि हमारा जो है क्षेत्र जितना बड़ा होगा हम उतने ही मजबूत होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर उस समय जितने व्यक्ति थे उनका भी क्या मानना था कि जो किसी भी राष्ट्र का निर्माण, अगर कोई समान भाषा बोलने वाला है उससे देश का निर्माण होगा, समान नस्ल के लोग, एक ही नस्ल के व्यक्ति लोग, एक ही नस्ल के लोग रहेंगे, एक ही धर्म के लोग रहेंगे और एक ही क्षेत्र से जो है एक राष्ट्र का निर्माण बनता, राष्ट्र का निर्माण होता है। जबकि जो रेनन थे, रेनन ने इस बात का क्या किया था, आलोचना किया था, विरोध किया था। उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्र क्या केवल समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म या समान क्षेत्र से नहीं बनता है। राष्ट्र है तो वहां पे हर व्यक्ति को रहने की आजादी मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये प्रश्न भी आता है आपका कि अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्र क्या है, तो आप लिखिएगा कि अर्नस्ट रेनन के हिसाब से जो है जो एक राष्ट्र होता है वो समान भाषा, समान नस्ल, धर्म या समान क्षेत्र से नहीं बनता है। नहीं बनता है इसको लिखिएगा, क्योंकि जो बनने वाले बता रहे हैं जो समान भाषा, नस्ल, क्षेत्र से बन रहा है वो और लोग हैं, जबकि इसका विरोध कौन किया है, रेनन ने किया है। इस बात का जो है आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या बनता है देख लेते हैं। आगे कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने जो है उसको क्या कर लिया है, हाईलाइट कर लिया है, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, आगे 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद की एक ऐसी ताकत बनकर उभरा, राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने पूरे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राज्य का क्या हुआ, उदय हुआ। भाई 19वीं शताब्दी की बात है, 19वीं शताब्दी में क्या हो गया, राष्ट्रवाद जगह जगह फैलने लगा। और जब जगह जगह फैलने लगा तो हर जगह लोग जो है राष्ट्रवाद की मांग करने लगे। वही चीज कर रहा है कि जो इन परिवर्तनों के अंदर यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर, मतलब जो पहले से राजतंत्र था, अब उस राजतंत्र को लोग हिटा करके क्या बनाएंगे, लोकतंत्र बनाएंगे, गणतंत्र बनाएंगे। ठीक है, साझेपन की यह भावना अंत काल से ही नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। मतलब ये जो लोकतंत्र अब आ रहा है, जो लोकतंत्र आ रहा है, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत हो रही है, कोई किसी का गुलाम नहीं रहना चाह रहा है, ये भावना जो है अनंत काल से नहीं थी। मतलब ये तुरंत हुआ था, लोग क्योंकि
बहुत सारे क्रांतिकारी आए, एक्टिव हुए, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, उसके बाद से आई। यह संघर्ष किसके से हुआ? नेताओं से और जो आम लोग थे उनकी सरगर्मियों से क्या हुआ था? निर्मित हुआ था। इसके पहले लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। राष्ट्रवाद की भावना जो है 19वीं सदी के दौरान जो है पूरे जगह जगह पूरे यूरोप में फैलते हुए नजर आई। अच्छा, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है और उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। अब जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह क्या होता है आपको यहाँ नीचे भी दिया गया है, वैसे भी आप जनमत संग्रह कहते हैं कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार के लिए पूछा जाता है। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, कोई चीज दिया गया है, आपके टीचर ने आपसे पूछा कि बताइए आप लोग कितने लोग इस बात से सहमत हैं। अब जो लोग ज्यादा सहमत हैं, भाई सहमत होने वाली संख्या ज्यादा है तो उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वही चीज जनमत संग्रह मतलब जन मतलब लोग होता है, मत मतलब जान ही रहे हैं, मत मतलब वोट हो गया। तो लोग जिसको स्वीकार कर लेंगे जनमत के माध्यम से स्वीकार कर लिया जाता था। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। अगर कोई राष्ट्र है, कोई राष्ट्र है, उसमें कहा गया है कि किसी देश का विलय करने या किसी देश की उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखना, मतलब किसी को जबरदस्ती अपने कब्जा कर लेना या उसके विरुद्ध जो है अपना कब्जा जमाना, ये वास्तव में राष्ट्र की कोई जो है दिलचस्पी, उसमें राष्ट्र की कोई दिलचस्पी नहीं होती, कोई इंटरेस्ट उसका नहीं होता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे। दो पेज हम लोग पढ़ लिए हैं, उसमें से जो भी बनने वाली चीजें हैं, हालांकि मैंने आपको जो है चीजें बता दी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर चर्चा के लिए भी दिया, रेनन की समझ के अनुसार राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उसके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर जो है आप थोड़ा सा चर्चा करिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है आपका आगे है अगला, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति आप जान रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की जो पहली अभिव्यक्ति है, मतलब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी 1789 से फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई थी। उस समय बास्टेल का किला तोड़ करके उस समय फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। आप इसमें कुछ फैक्ट याद रखिएगा। जैसे उस समय जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय जो राजवंश था फ्रांस में, जो राजवंश था वो क्या था? बुर्बो वंश का था। कौन था? बुर्बो वंश का था। बुर्बो वंश का था, हाँ बुर्बो वंश का था। और इसमें कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि जो बुर्बो वंश का राजा का नाम था वो लुई 16वां था। क्या नाम था उसका? नाम लुई 16वां। लुई 16वां ऐसे करके, यक्स करके वी ऐसे करके रहता है, यक्स 16वां था, जो कि बहुत निरंकुशवाद था। राजतंत्र मतलब था ही उस समय। प्रजा क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, प्रजा के फेवर में उसमें कोई दिलचस्पी नहीं था। मतलब ऐसे क्या था कि बस उसका बाप जो है राजा था, वंशानुगत के हिसाब से वो भी राजा चुन लेगा, राजतंत्र था, भाई राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उस हिसाब से राजा बने। लेकिन राजा के एक भी लक्षण इसके अंदर था नहीं। तो लुई 16वां उस समय राजा था और 1774 में जो है ये गद्दी पर बैठा हुआ था। 1774 में ये गद्दी पर बैठता है। तो यही प्रश्न आता है लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा? तो कब बताएंगे? सॉरी 1974 नहीं 1774, सही लिखे, गलत बोल रहे थे। 1774 में जो है वह गद्दी पर बैठता है और 1789 में जो है वहां फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो जाती है। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की से ही हुई। और फ्रांसीसी क्रांति जब हुई उसी समय राष्ट्रवाद का क्या होता है? उदय होता है। आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था और वो राजा कौन था? लुई 16वां था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूहों में हस्तांतरित हो गई। तो जब क्रांति हुई तो लोगों ने क्या किया? इस निरंकुश राजा लुई 16वें को गद्दी से हटाया। उसके बाद तमाम चीजें परिवर्तन हुई। वही चीज इसमें कह रहा है कि जब संवैधानिक बदलाव हुए, संविधान जब सब किसी देश का संविधान बन जाएगा तो वहां पर राजतंत्र का कोई योग ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। उनमें से प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल करके जो है फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। उसमें जो भी प्रभुसत्ता थी, जो भी आप जानते हैं, पता भी होगा कि जो लोकतंत्र होता है वहां पर जनता के द्वारा ही चुनाव होता है और जो भी लोग शक्तियां रहती हैं वो किसके पास रहती है? जनता के पास रहती है। वही चीज में कह रहा है कि फ्रांसीसी नागरिकों के जो राजतंत्र, भाई जो भी संवैधानिक बदलाव हुए, जो राजनीतिक पावर था जो राजतंत्र के पास था उससे निकल करके अब किसके पास आ गया? फ्रांसीसी नागरिकों के समूह के पास हस्तांतरित हो गई, मतलब उसके पास जो है आ गया। यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। क्लास 9th में जो है पढ़े होंगे फ्रांसीसी क्रांति, तो आप इसमें बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे।
आगे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए जिसमें फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा भी चुना गया। तो जब यूरोप में जो है क्रांति हुआ तो उस समय जो है एक उनका फ्रांसीसी का एक झंडा तिरंगा भी तैयार हुआ, जो क्या था, चुना गया, जिसने पहले राष्ट्रध्वज की जगह भी ले ली थी। बाद में इसी झंडे को फ्रांस का राष्ट्रध्वज भी बना दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। अब ये स्टेट जनरल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको चर्चा करता हूँ कि स्टेट जनरल आखिर एक्चुअल में था क्या। तो जो उस समय जब फ्रांस में बुर्बो राजवंश का ये लुई 16वां राजा था, मतलब बुर्बो राजवंश था, तो आप इतना समझिए कि वहां का जो आपका समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। एक तो जो था क्या आपका प्राथमिक स्टेट था, क्या था आपका प्राथमिक स्टेट था, प्राथमिक स्टेट, और एक क्या था आपका द्वितीयक स्टेट, द्वितीयक स्टेट, और एक क्या था आपका तृतीयक स्टेट, है ना। तो ये उनका पूरा समाज जो है इस स्टेट में 3 स्टेट में क्या हुआ, बटा हुआ था। जो प्राथमिक स्टेट थे, तो प्राथमिक स्टेट में जो है आपके पादरी लोग आते थे। उस समय जो पादरी थे वो पादरी लोग आते थे। अब पादरी आते थे, पोप आते थे, जो चर्च में जो है मेन, इसे अपने यहाँ पंडित कोई पूजा पाठ कराते हैं, जो हेड होते हैं, जैसे मठाधीश वगैरह होते हैं किसी मठ के। तो वैसे ही उस समय जो प्रथम स्टेट में सिर्फ कौन आते थे, पादरी और पोप लोग आते थे, जो मतलब उस समय जो, क्योंकि ये सब क्या ईसाई लोग हैं, उनमें जो चर्च वगैरह में पूजा पाठ कराते थे बड़े बड़े जो पंडित होते थे उनको जो है पादरी पोप कहा जाता था। और जो द्वितीय स्टेट थे इसमें सिर्फ अमीर लोग आते थे, मतलब कुलीन लोग, जिनको आप कह सकते हैं कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग आते थे। कुलीन वर्ग में कौन कौन आते थे, बड़े बड़े जमींदार आते थे, और राजा का जो आपसी जो संबंधी लोग थे सब उसमें आते थे। तो कुलीन वर्ग मतलब मिला पढ़े, मतलब जो पढ़े लिखे कोई मतलब नहीं था, जो पैसे वाले ज्यादा थे, कुलीन वर्ग उसमें आते थे। और तृतीय स्टेट जो था आपका, तीसरा जो स्टेट था आपका, इस तीसरे स्टेट में ही सभी लोग आते थे, मतलब जैसे कोई वकील हो गया, वकील हो गया ना, कोई वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, सब इसमें आते थे, वकील और डॉक्टर और जो है आपके किसान हो गए, मतलब एक तरीके से जो मध्यम वर्ग के लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, सब जो है इसमें थे। इस तरीके का उस समय फ्रांस की जब बुर्बो राजवंश था, उनका जो समाज था इन 3 स्टेट में बटा हुआ था। ये स्थिति थी उस समय की। और इस समय जो भी नियम कानून बनते थे, हालांकि भाई कोई भी जो उनका आपका इनका स्टेट था, जो प्रतिनिधि सभा थी, जो जनसभा था, जहां पर कोई नियम कानून बन के तैयार होता था, तो उसमें तीनों लोग को बुलाने का पूरा अधिकार था। लेकिन इसमें केवल प्राथमिक स्टेट ही वाले ही और द्वितीय स्टेट वाले ही अपना मिलकर कोई भी नियम कानून बना के जो है लागू कर देते थे, वो जनता पर लागू हो जाता था। तो यहाँ पर तृतीय स्टेट वाले को कोई वरीयता नहीं मिलती थी। उसके बाद आप जानते हैं कि इसमें 2 टैक्स भी लिया जाता था। एक जो है टाइड था, टाइड इसको क्या बोलते हैं, टाइड, बड़ा पूछा जाता है प्रश्न में। एक टाइड था और दूसरा क्या था, टाइड, क्या था, टाइड। तो ये जो टाइड था ये जो है पादरियों के द्वारा लिया, चर्च के द्वारा लिया जाता था। मतलब आप जितना भी दशांश बोला जाता था इसको, जितना भी कोई भी किसान जितना फसल उगाता था, कोई भी किसान जितना फसल उगाता था उसका 1/10वां भाग, इसको दशांश कहा जाता था। 10वां भाग जो है कौन लेता था, ये टाइड के माध्यम से कौन लेते थे, प्राथमिक स्टेट मतलब पादरी या चर्च के लोग लेते थे। उसके बाद जो एक टाइल था ये मतलब किसके पास जाता था, राजा के पास जाता था। ये टाइल वसूला जाता था वो राजा के पास जाता था। अच्छा, जो ये टैक्स वसूला जा रहा है टाइल और टाइल, ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ तृतीय स्टेट मतलब तीसरे स्टेट वाले ही देते थे। पहले और दूसरे स्टेट वाले पर कोई टैक्स नहीं था। सोचिए कितनी ज्यादा जुल्म सहना पड़ रहा था उस समय मध्यम वर्ग के परिवार को। मतलब वो बेचारे मेहनत भी करें और पूरा पूरा मजा जो है कौन ले जाए, प्राथमिक और द्वितीय स्टेट वाले, द्वितीय स्टेट वाले दूसरे स्टेट वाले ले जाते थे। और कोई भी नियम कानून बनता था, टैक्स लगता था, तमाम चीज जो भी लगती थी वो सभी चीज सिर्फ कौन भरपाई करता था, तृतीय स्टेट या तीसरे स्टेट वाले देते थे। बाकी पहले और दूसरे स्टेट वाले कुछ भी जो है देते नहीं थे। बात यहाँ तक समझ में आया। इस तरीके से प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि प्राथमिक स्टेट में कौन थे, द्वितीय स्टेट में कौन थे। तो यहाँ स्टेट सब आ गया था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जरूरी है आपको बता देना। थोड़ा सा आप जानते रहे, हालांकि पिछले क्लास में आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसको कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जब अब ये स्थिति क्या है, जब क्रांति नहीं हुई थी उसके पहले की बात है, मतलब 1789 के पहले की बात थी, जो अभी हमने आपको बताया। 1789 की बात क्या था, जब यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैल गई है। अब क्या कर दिया है कि जो भी राजवंश के
संवैधानिक और राजनीतिक जो अधिकार राजतंत्र के पास था, मतलब राजा के पास था, राजवंश के पास था, अब वो वहां से वो संवैधानिक अधिकार को छीन करके अब वो किसके पास आ गया, फ्रांस के नागरिकों के पास आ गया है। उस स्थिति में जो है अब यहाँ पर एक झंडा तिरंगा भी उनका चुन लिया गया है, बाद में जो है राष्ट्रध्वज की भी जगह ले लेगा। इसमें जो स्टेट जनरल का जो चुनाव था उसमें सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा। इसके पहले जो स्टेट जनरल का चुनाव होता था वो लोग अपने वही बड़े बड़े कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, ये राजा और राजवंश के लोग ही मिलकर लेते थे, वहां मध्यम वर्ग का कोई योगदान नहीं था। लेकिन अब जब हो गया, जब यहाँ पर क्रांति हो गई, तो स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किया जाने लगा। और अब जो स्टेट जनरल का चुनाव हुआ, जब क्योंकि पहले 3 स्टेट बटा था, तो उस समय जब इनकी असेंबली लगती थी उसको क्या बोला जाता था, स्टेट जनरल बोला जाता था। लेकिन अब जब क्रांति हो गई है, क्रांति के बाद इसका नाम क्या बदल कर रख दिया जाता है, नेशनल असेंबली रख दिया जाता है। नेशनल असेंबली, याद रखिएगा नाम इसको, ठीक है। नई स्तुतियां रच गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की गई, जिसने अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क भी समाप्त कर लिया गया, मतलब सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार बने। जैसे अपने यहाँ है, एकल नागरिकता है और सभी नागरिकों के पास समान अधिकार है। और उसी तरीके से जो है यहाँ पे भी वही स्थिति लाई गई। हालांकि भाई हमारा देश बाद में आजाद हुआ, ये लोग 1789 के आसपास ही आजाद हुए हैं। बाद में फिर जो है नेपोलियन आता है, अभी तो सब पढ़ेंगे आगे, नेपोलियन आता है, फिर वो वही हिटलर वाली पॉलिसी यहाँ पे भी लगाता है। बाद में जो है युद्ध 1815 के वाटरलू के युद्ध में हार जाता है। फिर जो है वीना की संधि होती है, वीना की संधि के दौरान बात स्थिति ये आती है कि जो जिसका ये नेपोलियन ने कब्जा किया था, हड़पा था, सबको उस वीना कांग्रेस या वीना संधि के तहत जो है सबको अपना जमीन जो है वापस कर लिया जाता है। फिर से यहाँ पे बुर्बो राजवंश का स्थापना फिर से हो जाता है, फिर से राजतंत्र आ जाता है। फिर 1815 में फिर से यहाँ राजतंत्र, अभी तो यहाँ राजतंत्र गायब हो गया है, 1789 के बाद यहाँ राजतंत्र गायब हुआ है, लेकिन अभी फिर एक बार राजतंत्र 1815 के बाद फिर से राजतंत्र यहाँ आ जाएगा। फिर जाके 1848 के आसपास में फिर जो है तब जाके पूरी तरह से फ्रांस जो है क्या होगा, स्वतंत्र राज्य बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आंतरिक आयात और निर्यात जो था उसको शुल्क को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अब भार तथा नापने वाली एक समान व्यवस्था कर दी गई, मतलब जैसे भार नापने की जो व्यवस्था थी सब जगह अलग अलग थी। जैसे अगर अपने एक समाज की बात लिया जाएगा, ऐसे अगर हम लोग यूपी में रह रहे हैं, मान लीजिए यूपी में कोई चीज नापने का है 1 किलो में है, मान लीजिए 1000 ग्राम क्या है, 1000 ग्राम है। और वही चीज अगर हम जैसे वेस्ट बंगाल में चले जाएं या बिहार में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहां पर मान लीजिए 1 किलो का जो है, मान लीजिए वो क्या है 1100 ग्राम है, 1 किलो बराबर 1100 ग्राम आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए एक यूपी में इतना है और वेस्ट बंगाल में इतना है, तो आप क्या यहाँ पर एक जो नाप तौल की प्रक्रिया को आप बराबर कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। इस स्थिति में क्या किया गया, नाप तौल की जो पॉलिसी थी पूरे फ्रांस में क्या कर दिया, एक जैसा कर दिया गया। वही चीज कर रहा है कि एक समान व्यवस्था लागू किया गया और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। मतलब जो पेरिस है, मैंने पोलिस बोल दिया, पेरिस। तो जो क्षेत्रीय बोलियां थी उनको क्या कर हटा दिया गया। अब बोला गया कि पेरिस में जो फ्रेंच भाषा बोली जाती थी वही फ्रेंच भाषा को ही पूरे यूरोप पूरे फ्रांस में ही बता दीजिएगा, बोल दिया गया। अब यही जो है जो आपकी फ्रेंच भाषा है यही पूरे फ्रांस में जो है क्या आ जाएगी, राष्ट्रभाषा बना दी जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे? तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा किया, क्रांतिकारियों ने, एक मिनट में थोड़ा नीचे कर देता हूँ। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा किया कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। मतलब क्रांतिकारियों ने यह, भाई किसी भी देश को आजाद करने में क्रांतिकारी ही का मेन योगदान है। जब तक आप क्रांति नहीं लाएंगे तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आपसे क्रांति का मतलब समझते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्रांति और आंदोलन में क्या अंतर होता है, क्रांति और आंदोलन में क्या होता है। अगर आप थोड़ा सा भी एसएसटी पढ़े होंगे, उसकी समझ होगी, तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे कि क्रांति और आंदोलन में क्या डिफरेंस होता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं कि तो क्रांतिकारियों का क्या लक्ष्य था कि यूरोप को निरंकुश शासकों से क्या कर दिया, मुक्त कराया जाए। और दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में क्या करेगा, मदद करेगा। और फ्रांस जब निरंकुश शासकों से मुक्त कराया जाएगा, फ्रांस क्रांतिकारियों का जो लक्ष्य था, उसके बाद फिर कह रहा है कि फ्रांस जो है यूरोप के जो अन्य लोग हैं, यूरोप एक महाद्वीप है, तो यूरोप के जो अन्य लोग हैं वो राष्ट्रों में गठित होने के लिए मदद भी करें। अब यहाँ पर आप जर्मनी का एकीकरण, अभी इसमें आज जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, ये सब चीजें आएंगी आगे। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर पूरे यूरोप के विभिन्न शहरों में फैल गई
फौजी तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबियन क्लबों की क्या कर दिए, स्थापना करने लगे। जैकोबियन क्लब क्या था, एक तरीके से संगठन टाइप का था, उसमें जो है मेंबर बनते थे, बाकी कोई भी बातचीत होती थी। संगठन आप समझ लीजिए, जैसे अपने यहाँ छोटे छोटे संगठन है, तो ऐसे एक संगठन था, उसको नाम दे दिया गया जैकोबियन क्लब। ठीक है। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता जो है तैयार किया, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। मतलब ये जो राष्ट्रवाद की भावना है अब जगह जगह क्या और ये फैल रही है। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले जाने लगे। जैसे ही क्रांतिकारी युद्ध शुरू होने लगे उसके बाद जो है जो फ्रांसीसी सेनाएं थे, इन्होंने राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में, मतलब जहां जहां जाते थे युद्ध करने, वहां से जगह जगह वो राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाने लगे। ठीक है। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने एक ऐसे सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। और फ्रांस में राजतंत्र वापस ला करके नेपोलियन ने निसंदेश वहां के प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। हमने आपको बताया कि जब 1700, कुछ फैक्ट याद रखिएगा, 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, बास्टिल किला तोड़ करके फ्रांसीसी क्रांति शुरू की गई, तो 1790 के आसपास में, मतलब यूरोप के और भी जो जितने देश थे, वहां पे राष्ट्रवाद की भावना शुरू होने लगी। उसके बाद जब स्थिति यहाँ पर आई कि यहाँ पर एक आता है व्यक्ति नेपोलियन आता है, और नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन की पॉलिसी वही हिटलर वाली है कि अपने जो है क्षेत्र को क्या करे, विस्तार करना। ये क्या करता है, अब जगह जगह, हालांकि अभी इसने जो है एक नेपोलियन संहिता भी लाया था 1804 में उसने, ताकि काफी लोगों को जो है उनका अधिकार भी दिया था, समानता का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, है ना, बहुत सारी चीजें दी। लेकिन अब वो क्या करेगा ना कि अब धीरे धीरे जो है अब वो वही राजतंत्र वाली स्थिति फिर से लेके आएगा ये, और तमाम जो है देशों पर जो है हमला करना, क्षेत्र का अपने विस्तार करना, क्योंकि दिमाग में था कोई व्यक्ति कोई राष्ट्र तभी जो है शक्तिशाली बन सकता है जब उसका क्षेत्र क्या होगा, विस्तारित होगा, बड़ा होगा। तो इस वजह से ये क्या करता है, यूरोप में और अलग देशों में जो है अपना हम युद्ध करता है, जीतता है, काफी जगह पे कब्जा भी कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि अब ये फिर से नेपोलियन जो है निसंदेश वहां के प्रजातंत्र को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि 1815 में जो है वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध होता है, और वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन हार जाता है। क्या हो जाता है, नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन हार जाता है, और जब नेपोलियन हार जाता है तो उस समय जो है 1815 में ही जो है एक वियना कांग्रेस या वियना की संधि होती है, वियना कांग्रेस होता है, और उसके तहत जो है ये उसमें संधि में यह बात कही जाती है कि जितने भी क्षेत्रों पर नेपोलियन का कब्जा है उन सभी क्षेत्रों को क्या कर दिया, वापस कर दिया। जब वापस कर देगा तो उस समय क्या होगा, फिर से जो है बुर्बो राजवंश का फिर से फ्रांस पर जो है राजतंत्र वाली प्रक्रिया जो पहले से थी, अब फिर से यहाँ पे जो है वापस से शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है।